तो चलिए शुरू करते हैं 9th क्लास का इकोनॉमिक्स का सेकंड लेसन संसाधन के रूप में लोग। ये इस लेसन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि संसाधन क्या होता है और उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य के संसाधन के रूप में क्या योगदान है। उसके बाद हमने देखा था कि पहले क्या होता था कि जो पुरुष और महिला है उनमें काफ़ी फ़र्क भेदभाव किया जाता था। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ कि समय के साथ साथ परिवर्तन आया और आज महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे है। प्रशासनिक सेवाओं में भी काफ़ी महत्वपूर्ण पद उन्होंने प्राप्त किया है। ये सब कुछ हमने देखा था। उसके बाद हमने जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया था कि जनसंख्या क्या है, जनसंख्या की गुणवत्ता किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। ये देखिए, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ आपको शॉर्ट में। इसकी जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने क्या क्या देखा था। इसमें जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है वो सारे मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, उनमें से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये देखिए, हमने देखा था सबसे पहले संसाधन के रूप में लोग। तो लोग क्या है, वो एक संसाधन है किसी भी देश के लिए। किस तरीके के लोग, जो काम करते हैं, जो कार्यरत लोग होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो मानव पूंजी है वो और जितने भी संसाधन हैं उसके मुकाबले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कैसे है, क्योंकि मानव पूंजी ही क्या है, अन्य संसाधन जैसे भूमि हो गई, ये देखिए भूमि हो गई, श्रम हो गया और पूंजी हो गई, उन सब का प्रयोग करके देश का विकास करता है। तो मानव जो पूंजी है वो बाकी संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर मानव पूंजी ही नहीं होगी, मानव संसाधन नहीं होगा तो बाकी संसाधनों का हम प्रयोग ही नहीं कर सकते। थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ क्योंकि मैं आपको करा चुकी हूँ पहले। फिर हमने पढ़ा था कि एक बच्चा जो है उसकी, जब किसी बच्चे की शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो पैसा निवेश किया जाता है तो एक भविष्य में अच्छा प्रतिफल कैसे देता है। इसका मतलब क्या था कि जब हम बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, तो आने वाले समय में वो ज़्यादा देश के विकास में काम आएगा। वो कैसे, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, ज़्यादा शिक्षित होगा, वो ज़्यादा आय प्राप्त करेगा और उससे क्या होगा, देश का विकास भी उतना ही अच्छा होगा। फिर इसमें जापान का एग्जाम्पल बताया था मैंने। जापान विकसित देश कैसे है, जबकि वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो एक धनी देश है, विकसित देश है, क्योंकि वहाँ पे जो मानव संसाधन है उस पर पैसा ज़्यादा निवेश किया गया है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, उसकी शिक्षा पर, उसके स्वास्थ्य पर। यहाँ पे हम एक अपने ही भारत में एक राज्य का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे केरल है। अब भारत में बहुत सारे राज्य आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा है, उसके बाद भी वो जो राज्य है वो गरीब है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उन्होंने यूज़ नहीं किया है, तो इस वजह से वो फिर भी गरीब है, प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा होने के बाद भी। अब केरला क्या है, वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन इतने नहीं है, लेकिन मानव संसाधन काफ़ी अच्छा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ मानव पर की, उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर काफ़ी निवेश किया गया है। इस वजह से आपने देखा होगा जो केरला है वो काफ़ी जो शिक्षित राज्य है, शिक्षा का अगर आप स्तर देखो तो उसमें केरला सबसे आगे है। तो ये क्या है कि हमें सबसे ज़्यादा निवेश किस पे करना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। दो ऐसे महत्वपूर्ण कारक है जिन पर किसी देश की नींव रखी जाती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था, ये मैंने बता दिया है स्टार्टिंग में ही, महिलाओं और पुरुषों की स्थिति के विषय में। फिर जनसंख्या की गुणवत्ता हमने करा था कि जनसंख्या की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो किस पे निर्भर करती है। फिर से वही आ गया, एक तो साक्षरता मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और एक देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल, किस तरीके का जो कौशल है वो लोगों ने प्राप्त कर रखा है, उस पर निर्भर करता है। केवल जनसंख्या ज़्यादा होना ही किसी देश की तरक्की के लिए आवश्यक नहीं होता। जनसंख्या ज़्यादा होने के बाद भी देश गरीब देश विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। भारत की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी भारत विकासशील देश है। बहुत सारे देश ऐसे जिनकी जनसंख्या कम होने के बाद भी धनी देश है, विकसित देश है, क्योंकि जहाँ जनसंख्या ज़्यादा एजुकेटेड होगी, पढ़ी लिखी होगी, जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की अनुकूल दशाएं होगी, लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, वही देश ज़्यादा तरक्की करता है और वही देश विकसित देश होता है। उसके बाद हमने देखा था, उसके बाद हमारा आता है शिक्षा। ये देखिए, शिक्षा के विषय में क्या है भारत की स्थिति। प्रत्येक हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे कि हमारे देश में शिक्षा का व्यापक प्रसार हो और देश की तरक्की हो। जैसे प्रत्येक ज़िले में, हमारे देश में आपको पता बहुत सारे ज़िले हैं, तो सरकार ने क्या व्यवस्था की है कि प्रत्येक ज़िले में नवोदय विद्यालय, जैसे हर ज़िले में क्या हो,
नवोदय विद्यालय, ये देखिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है। और नवोदय विद्यालय की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? जिससे कि जो शिक्षा का स्तर है वो थोड़ा और बढ़े। ये देखिए इसमें अभी बताती हूँ आपको मैं। विद्यालयों की स्थापना की गई है। सरकार ने क्या किया है, प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालयों की स्थापना की है। और उसके बाद ये देखिए, पहले ये बता देती हूँ। इसके बाद सरकार ने क्या किया है, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा, ये थोड़ा पुराना डाटा है, करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने क्या किया है कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको सर्व शिक्षा अभियान, मतलब कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो शिक्षा से छूट जाए, सबको शिक्षा मिले, इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया है। और राज्यों, स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्र सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, सार्वभौमिक लक्ष्य, प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य का मतलब क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में पहल की है कि सभी राज्य और जो स्थानीय सरकारें, छोटी छोटी सरकारें होती है, वो ये कोशिश करे कि सार्वभौमिक सबको शिक्षा मिले, कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे। और इसको बढ़ाने के लिए क्या शुरू किया है, प्राथमिक शिक्षा में जो छोटी क्लास होती है, प्राथमिक विद्यालय जो हमारे होते हैं, उनमें प्राथमिक शिक्षा में नामांकन, ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर, मतलब जो बच्चे जिन्होंने नाम कटवा लिए थे किसी भी कारणवश, उनको दोबारा से शिक्षा प्रणाली में शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो ये 2 अभियान चलाए हैं। ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। एक तो नवोदय विद्यालय आ जाएगा, दूसरा सर्व शिक्षा अभियान आ जाएगा, प्राथमिक शिक्षा आ जाएगी, प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य ये वाला आ जाएगा। इसके अलावा सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर आरंभ किए गए हैं। कई बार ऐसे भी आ जाता है कि सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर जो है वो किस प्रकार की शिक्षा के लिए आरंभ किए गए, तो इसमें आएगा आंसर प्राथमिक शिक्षा। उसके बाद आपको पता है कि पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इन नीतियों ने भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। दोपहर का भोजन मतलब मिड डे मील, आप लोगों को पता है स्कूलों में पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक के बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है। उसका उद्देश्य क्या है, एक तो बच्चों का पोषण स्थिति में सुधार हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से भूखे आ जाते हैं। अब जो बच्चा भूखा होगा तो उसका पढ़ाई में ध्यान भी नहीं लगेगा, दूसरा उसका पोषण स्तर भी सही नहीं होगा। कई बच्चों के माता पिता सुबह काम पे निकल जाते हैं, वो खाने की व्यवस्था नहीं कर पाते, किसी की आर्थिक स्थिति सही नहीं होती। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या पहल की है, मिड डे मील की योजना अपनाई गई है, जहाँ पर बच्चों को खाना दिया जाता है और वो खाना भी पूरा ये देख समझ के, मतलब इस तरीके से व्यवस्था की जाती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक आहार मिले। इसका फ़ायदा क्या है, क्या सोच के इसकी पहल की गई थी कि इससे भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। जो बच्चे किसी भी कारणवश या जिनको पोषण स्तर नहीं मिल रहा था या जिनका आर्थिक स्तर थोड़ा निम्न था, जिनको खाने पीने की दिक्कत थी, ऐसे बच्चे कई बार क्या होते थे, शिक्षा के क्षेत्र में वंचित रह जाते थे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत में जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे हो, इसलिए मिड डे मील की शुरुआत की गई थी और ये अब भी जारी है। इसके बाद आता है हमारा स्वास्थ्य। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो इसका मतलब क्या है कि उसके शरीर में ताकत है कि वो कोई भी बीमारी अगर उसको हो जाती है तो उससे ठीक हो सकता है, बीमारी से लड़ने की ताकत होती है। जो बीमार नहीं होता उसे हम स्वस्थ बोलते हैं, जो थोड़ा कमज़ोर है वो बीमार हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसके शरीर में बीमारी से लड़ने की ताकत नहीं है। तो जो स्वास्थ्य होता है, जैसे शिक्षा किसी देश के विकास के लिए आवश्यक है, ऐसे स्वास्थ्य भी किसी देश की विकास और तरक्की के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री या पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपना योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। देखिए, जो बीमार होगा वो काम ही नहीं कर पाएगा अच्छे से, तो देश में क्या योगदान देगा,
ठीक है। तो इसके लिए हमारा क्या है, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा स्वस्थ होना। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। इसका मतलब क्या होगा, जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, वो कल्याण करने का एक जरूरी मतलब बेस है, अपरिहार्य आधार है, मतलब बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य किसी भी कल्याण के लिए या फिर देश के विकास के लिए केंद्र बिंदु है, मुख्य केंद्र बिंदु है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी देश का प्रथम उद्देश्य क्या होता है, अपने देश में रहने वाले नागरिकों की स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना। इसके बाद ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ क्वेश्चन आता है कई बार। शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, जन्म मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, जन्म मृत्यु दर क्या होता है। शिशु मृत्यु दर क्या होता है, शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष में कम आयु के शिशु की मृत्यु से। इसका मतलब क्या हुआ, शिशु मृत्यु दर का मतलब है 1 साल में, मतलब 1 साल में, 1 वर्ष में, सॉरी, शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय क्या है कि 1 वर्ष में कम आयु के शिशु की मृत्यु से है। इसका मतलब आप ये लगाइए कि बच्चे का जन्मदिन आने से पहले, वो 1 साल का होने से पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर क्या हुआ, 1 साल से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनकी जो मृत्यु होती है उसको हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर। जन्म दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से है। 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या होगी जन्म दर, और मृत्यु दर क्या होगी, 1000 व्यक्तियों के पीछे 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या। जन्म लेने वालों की शिशुओं की संख्या क्या होगी, जन्म दर, और 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या होगी मृत्यु दर। एक बार दोबारा बता देती हूँ। ये शिशु मृत्यु दर क्या होता है, 1 वर्ष में कम आयु के शिशु की मृत्यु, मतलब 1 साल से कम आयु के जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं जो, उनकी मृत्यु को बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। जन्म दर होता है कि 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या। मृत्यु दर का मतलब क्या होगा, 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा बेरोजगारी। पहले तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि बेरोजगारी होती क्या है। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। बेरोजगारी का मतलब है कि जब आदमी काम करना चाह रहा है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, तो वो क्या होगा, बेरोजगार होगा। अब बेरोजगारी भी कई तरीके की होती है, गांव में अलग होती है, शहरों में अलग होती है, उसको अलग अलग नाम दिया जाता है। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। जैसे ये देखिए, इसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। गांव में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। नगरों में पाई जाती है शिक्षित बेरोजगारी। अब इसका मतलब देखिए, नाम से ही समझ में आएगा आपको। गाँव में जो बेरोजगारी पाई जाती है 2 प्रकार की बताई है, एक तो मौसमी, दूसरा प्रच्छन्न। मौसमी बेरोजगारी कैसी होगी, जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं, जैसे बुआई, कटाई, निराई और घाई होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता है। देखिए, ये मैं समझाती हूँ। मौसमी बेरोजगारी वो होती है जब जो लोग खेती बाड़ी करते हैं तो साल में कुछ ऐसे महीने होते हैं जब फसलों की बुआई, जैसे इस महीने में बुआई कर दी, अब गर्मियों में बो दिया, सर्दियों में काटी जाएगी, अभी निराई का टाइम है। तो जब बुआई, कटाई और निराई का टाइम होता है तो उस समय तो उनको काम मिल जाता है। इसके बाद के जो महीने होते हैं, जब बुआई हो जाती है, फसल की कटाई हो जाती है, निराई हो जाती है या घाई हो जाती है, तो उसके बाद का जो समय होता है वो लोग खाली बैठे रहते हैं, उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं रहता। कुछ महीने तो वो बिजी रहते हैं, उनको काम मिल जाता है, कुछ महीने वो काम नहीं मिलता, खाली रहते हैं। तो इसको मौसम की वजह से, तो इसको बोलेंगे हम मौसमी बेरोजगारी। प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है, मान लो उदाहरण के लिए एक परिवार में 12 लोग हैं।
अब वो क्या है, उनके पास अपने खुद की खेत है, वो खेत में काम करते हैं 12 के 12 लोग। अब कुछ टाइम बाद उन 12 लोगों में से 6 लोग नहीं जाते और 6 लोग खेत में जाते हैं। जब 12 लोग जा रहे थे तो काम वही हो रहा था, जब 6 लोग गए और 6 को हमने नहीं, मतलब 6 लोग गए और 6 नहीं गए तो भी काम वैसे ही हुआ। उन 6 लोगों से हटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जिस काम को 12 लोग कर रहे थे उसमें 6 लोग भी वही काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 6 लोग तो बेकार थे ना, जिनकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो उनके पास क्योंकि कोई काम नहीं था तो वो उस काम में लगे हुए थे। ये बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी क्यों है, क्योंकि छिपी हुई है, किसी को दिख भी नहीं रहा कि वो लोग खाली है, वो खेत में तो जा ही रहे काम करने, और जब वो हट गए तो फ़र्क भी नहीं पड़ा, काम फिर भी वैसे ही हुआ। तो इसको बोलेंगे हम प्रचंड बेरोजगारी। जब 2 लोगों की दो नहीं, जब उदाहरण के लिए मान लो 8 लोगों की ज़रूरत है काम करने के लिए और 10 लोग लग रहे हैं या 16 लोग लग रहे हैं, या हमें 4 लोगों की ज़रूरत है और काम कर रहे हैं 8 लोग, और उन 4 लोगों को हटा दिया जाएगा। 8 में से जब 4 लोगों को हम हटा देंगे तो वो 4 लोग भी उतना ही काम कर रहे जितना कि 8 लोग कर रहे थे। तो ये होगी प्रचंड बेरोजगारी। ये भी गाँव में पाई जाती है। इसके बाद आता है हमारा शहरी क्षेत्र में। ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। शहरी क्षेत्रों के मामलों में शिक्षित बेरोजगारी भी एक समस्या बन गई है। शहरों में क्या है, पढ़े लिखे लोग रोजगार नहीं मिल रहा, जिनको पढ़े लिखे होने के बाद भी जो बेरोजगार है, मैट्रिक स्नातकोत्तर डिग्रीधारी, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा उनको, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं शिक्षित बेरोजगार। अब बेरोजगारी से नुकसान क्या क्या होता है ये देखिए। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। हमने शुरू में इस लेसन में क्या पढ़ा है, ये संसाधन के रूप में लोग क्या है, संसाधन है, और जब लोगों को ही काम नहीं मिलेगा तो वो कैसा संसाधन हो जाएगा, बेकार, उसका यूज़ नहीं हो रहा। इससे लोगों को निराशा और हताशा की भावना होती है, दुखी हो जाते हैं, आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। बेरोजगारी से क्या होगा, जब लोग बेरोजगार होंगे तो वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आर्थिक बोझ में वृद्धि होगी। उसके बाद क्या होगा, किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसका जो विकास होता है, समग्र विकास मतलब, समग्र मतलब सारा विकास जो होता है वो बेरोजगारी से भी प्रभावित होता है। जहाँ पर सब लोगों को रोजगार मिलता है, सब लोग आय का अर्जन करते हैं, सब कमाते हैं, उस देश की अर्थव्यवस्था भी विकसित हो जाती है, और जहाँ बेरोजगारी होती है वहाँ पे अर्थव्यवस्था विकासशील रह जाती है। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। इस लेसन में शॉर्ट में मैं बता देती हूँ हमने क्या क्या देखा है। हमने पढ़ा है संसाधन के विषय में, फिर शिक्षा और स्वास्थ्य की भूमिका, सरकार द्वारा शिक्षा की क्या व्यवस्था की गई है, फिर स्वास्थ्य के विषय में देखा है हमने, जनसंख्या की गुणवत्ता के विषय में देखा है, उसके बाद हमने महिला और पुरुषों की स्थिति का अध्ययन किया है, उसके बाद क्या किया हमने, फिर बेरोजगारी के विषय में पढ़ा है, गांव में मौसमी बेरोजगारी और शहरों में शिक्षित बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी। इसके अलावा हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में जो क्रियाकलाप है उनका वर्गीकरण किया है। तो ये है। अब देखिए इसका अभ्यास करते हैं एक बार। अगर आप दोनों वीडियो अच्छे से देखते हैं, और मैंने मेन पॉइंट अंडरलाइन भी करा है, उन्हीं को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको जो इसके अभ्यास के क्वेश्चन है वो अपने आप ही सोल्व कर पाएंगे आप। ये देखिए, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। फिर आता है हमारा मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है, क्योंकि मानव संसाधन के बिना हम भूमि और इन भौतिक पूंजी जैसे संसाधनों का उपयोग ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए मानव संसाधन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आ जाएगा मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है, ये हमने बार बार देखा है, कई बार ये इसका आंसर, कई पैराग्राफ इसके आए हैं, 5-6 पॉइंट्स बनते हैं इसमें। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है, शिक्षा एक निवेश है जिससे कि हमें भविष्य में अच्छा प्रतिफल मिलता है, ये सारा कुछ आएगा इसमें। आप जापान के एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। स्वास्थ्य के विषय में भी हमने देखा है कि मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। दूसरा जो क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका, इन दोनों का आंसर सेम ही है, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। फिर आता है हमारा 6th, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाएं। प्राथमिक में मैंने बताया था कृषि, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन,
खनन, उत्खनन। द्वितीयक में मैंने बताया विनिर्माण कार्य, जैसे मैंने बताया था गेहूं से बिस्किट बनाना, गन्ने से गुड़ और चीनी बनाना। तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा सेवा क्षेत्र होता है, जैसे शिक्षा, परिवहन, भंडारण, संचार, इंटरनेट, ये आ जाएगा। आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया जिससे हम धन कमाते हैं, गैर आर्थिक क्रिया जैसे मैंने बताया था जिससे काम तो किया जाता है लेकिन उसके बदले हमें आय प्राप्त नहीं होती। महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती है, ये मैंने कराया था अभी, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, महिला निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित क्यों होती है, क्योंकि वो कम शिक्षा प्राप्त करती थी, कम पढ़ी लिखी होती थी, तो उनको छोटे मोटे काम दिए जाते थे पहले, और उसमें भी फ़र्क किया जाता था। पुरुषों को ज़्यादा वेतन दिया जाता था, महिला को कम दिया जाता था। ये सारा आ जाएगा इसमें। बेरोजगारी शब्द, जिसको रोज़गार नहीं मिलता इच्छा होने के बावजूद भी। प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, जैसे 12 लोग काम कर रहे हैं, ज़रूरत हमें 6 की है, 6 लोगों को हटा देंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा। मौसमी बेरोजगारी, जब साल के कुछ महीनों में काम ज़्यादा होता है, बाकी लोग या जो श्रमिक होते हैं वो उनको रोज़गार नहीं मिलता, ये आ जाएगा। शिक्षित बेरोजगारी, शहरों में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको जब रोज़गार नहीं मिलता तो उसको शिक्षित बेरोजगारी कहेंगे। ये 11 तक जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, यहीं तक आपको करना है। तो ये लेसन हमारा ख़त्म होता है। दोनों वीडियो अच्छे से देखना, तभी आपको पार्ट 1 और सेकंड दोनों देखने के बाद ये समझ में आएगा, और इसके अभ्यास के जो क्वेश्चंस हैं आप अपने आप अच्छे से कर सकते हैं। ये देखिए, इस लेसन की जो PDF फाइल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।